नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी और आप बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस को तैयार कर रहे होंगे। तो आज आपकी हिंदी की तीसरी क्लास है। इसमें पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला से जुड़ा टॉपिक व्यंजन। इससे पहले आपने हिंदी की विकास और उत्पत्ति को पढ़ा, फिर आपने दूसरी क्लास में हिंदी वर्णमाला में स्वर को पढ़ा और आज आप पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन को। तो ये आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा, बीडीओ की परीक्षा एवं वे अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए मैंने लास्ट में एमसीक्यू भी रखा है, ताकि आपको एक प्रश्नों का लेवल और तरीका भी पता चल जाए किस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरा टॉपिक पढ़िए, फिर लास्ट में कुछ एमसीक्यू करिए जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन को। तो व्यंजन क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं, फिर व्यंजन में क्या क्या चीजें हैं उनको समझेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीजें, हर चीज बारीकी से समझेंगे और हर चीज टू द पॉइंट पढ़ेंगे। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर किसी को मास्टर नहीं बनना है, सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो व्यंजन में पहला पॉइंट क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या सहायता होती है व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, स्वर आपके स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। क्लियर है? वर्णमाला में दो भाग होते हैं, एक आपका स्वर होता है, दूसरा आपका व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। क्लियर है आपको? व्यंजन का क्या है परिभाषा? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक होती है या स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है आपका? हिंदी में 33 व्यंजन है। क्लियर है? 33 याद कर लीजिए। 33, कोई 35 का है तो सीधे मना कर देना। 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? फिर इस पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन तो जिन वर्णों का उच्चारण के समय वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? फिर से एक बार समझिए। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो का वर्ग है आपका, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कचट तप कहते हैं। क्या कहते हैं? क च ट त प। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठस्थ व्यंजन। ठीक है। इन्हें कंठस्थ व्यंजन क्योंकि यहाँ पर कंठ से हवा निकलती है, जो वायु है वो आपके कंठ से निकलती है। फिर उसको चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य व्यंजन। तो जो वायु आपकी प्राण वायु निकलती है वो आपके तालु को स्पर्श करती है। किसको? तालु को। चा वर्ग जब बोलेंगे चा छा जा झा तो आपकी जीभ भी तालु में जाएगी और वहीं से आपकी वायु भी निकलेगी, है ना? तो जीभ के सहारे वायु का जो स्थान परिवर्तित होता है, स्पर्श बिंदु परिवर्तित होता है, उसी के अनुसार इसको बनाया गया, बांटा गया है। तो का वर्ग आपका कंठस्थ व्यंजन में आता है, चा वर्ग आपका तालव्य व्यंजन में आता है, टा वर्ग आपका मूर्धन्य व्यंजन में आता है और ता वर्ग आपका दंत व्यंजन में आता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन में आता है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, कई बार मैं आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूं। तो का वर्ग कंठस्थ व्यंजन में, चा वर्ग आपका तालव्य व्यंजन में, टा वर्ग आपका मूर्धन्य व्यंजन में और ता वर्ग दंत व्यंजन में, पा वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन में। का में भी 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ इंग्या। चा छा झा
इया, टा ठा ढा णा, ता था द ध न, पा फा ब भ म। तो का से लेकर मां तक के सभी 25 अक्षर स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए। का वर्ग का आपका कंठस्थ से, चा वर्ग का तालव्य है, टा वर्ग का मूर्धन्य है, ता वर्ग आपका दंत्य है और पा वर्ग आपका ओष्ठ है। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच में, मतलब जो स्वर का उच्चारण और व्यंजन के उच्चारण के बीच की जो होती है, बीच का उच्चारण जिसे कहेंगे, दोनों का मिला जुला रूप होता है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? समझ गए? जैसे आप उनको स्वर की तरह भी उच्चारित कर सकते हैं और व्यंजन की तरह भी, दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। एक बार बोलिए मेरे साथ, या, रा, ला, वा। फिर से बोलिए, या, रा, ला, वा, अंत्यस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, अंत्यस्थ व्यंजन। अब आपको पूर्णतया याद हो गए होंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे कि अगर आपने 3 बार बोल लिया है। 3 बार बोलने से चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाती हैं। जब भी बोला करें तो एक बार उनका मन में ध्यान भी किया करें कि फोकस वहीं पर बना रहे, इधर उधर ना चल रहा हो। तो अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। ये स्वर, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? या, रा, ला, वा। वायु भी आपके अंदर ही रह जाती है, बाहर बहुत देर से निकलती है, तो इसलिए भी इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर आपका आता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में घर्षण करे, रगड़ती हुई महसूस हो, उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका ये श हुआ और श हुआ और सा हुआ और ह हुआ, ये सब क्या है? आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं? एक बार बोलिए, सा, सा, ह, श, सा, ह। ये क्या है? आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर है आपके? कितने होते हैं? 4। छा, ये का और सा को संयुक्त करके बनता है, शा को, और त्रा और ता और रा को संयुक्त करके ज्ञा बनता है आपका, जा और या को संयुक्त करके, और री ये आपका श्रा जो है, ये सा और रा को संयुक्त करके बनता है। कैसे? सा और रा को संयुक्त करके श्रा बनता है। ठीक है? क्लियर है आपको? जब जब वर्णमाला में क्रमबद्ध करेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, छा आपका जो छा क्षत्रिय ज्ञा वाला है, ये आपका क्षत्रिय वाला, ये किसके बाद आएगा? तो ये वर्णमाला क्रम में आपके का के बाद आएगा। किसके बाद? का के बाद आएगा। क्लियर है आपको? अब 2 व्यंजन होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। ठीक है? इन्हें उत्क्षिपित व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिपत व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये आपका ढ और ड, जो आपका ड और ड है, ये आपका पढ़ना और बड़ा में जो यूज होते हैं वो ये हैं। पढ़ना में आपका ये ड़ा यूज होता है और बड़ा में ये ड़ा यूज होता है। क्लियर है आपको? फिर आते हैं अल्प प्राण पे। तो अल्प प्राण का अर्थ होता है कम वायु। समझ रहे हैं आप? पहला और 3 1 3 5 क्यों लिखा है आप अभी समझेंगे, ये आप जरूर याद रखेंगे। अल्प प्राण 1 3 5, अल्प प्राण 1 3 5, अल्प प्राण 1 3 5, ऐसे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जो अल्प प्राण का अर्थ होता है कम वायु। क्या होता है अर्थ? कम वायु, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है आपको परिभाषा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से, मुख से, माउथ से कम वायु निकलती है, कम एयर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए। निरंतरता आपकी पढ़ाई में बहुत जरूरी है। बगैर निरंतरता बनाए आपको सफलता हासिल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लगन बनाए रखिए। अगर आपने एक बार किताबें बंद करके रख दी तो फिर आपको महीनों लग जाएंगे दोबारा किताबें उठाने में। तो कोई बहाने मत बनाइए और लगातार लगे रहिए। पढ़ाई को क्रमबद्ध तरीके से बनाए रखिए। लगातार 6-7 महीने जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा में स्कोर खुद ही खुद अच्छा हो जाएगा, है ना?
तो दूसरी अच्छी भर्ती है, आपके पास अच्छे मौके आते हैं, तो उन मौकों को भुनाया करिए। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। तो 1 3 5 मैंने लिखा ना, प्रत्येक वर्ग का प्रथम आपका तो 1 हो गया, तृतीय 3 हो गया, पंचम 5 हो गया, वर्ण तथा अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? या, रा, ला, वा। देखो आपको याद हुए कि नहीं हुए? एक बार फिर से बोलिए, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन है? या, रा, ला, वा। फिर से बोलिए एक बार, या, रा, ला, वा, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा होते हैं अल्पप्राण? आपका जो तृतीय, पंचम और आपका प्रथम और अंत्यस्थ व्यंजन, प्रथम, तृतीय, पंचम और अंत्यस्थ व्यंजन, ये क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। अभी आगे आपको डिटेल में भी बताऊंगा पूरा टेबल बना के, तो उससे पहले आप इनको महाप्राण को भी समझ लीजिए, महाप्राण क्या होते हैं। तो 2 4 लिखा है यहाँ पर, क्यों लिखा है अभी आके देखेंगे आप। महाप्राण का अर्थ होता है अधिक वायु। क्या होता है? अधिक वायु, अधिक सांस, आप जो भी समझे अपनी भाषा में। क्लियर है? तो अर्थात जिसके उच्चारण में अधिक वायु मुंह से बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है आपको? महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुंह से बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्मीय व्यंजन महाप्राण में आते हैं। ऊष्मीय व्यंजन मैंने आपको अभी बताए थे, शा, तीनों आपके सा और आपका हा, ये क्या होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। क्लियर है आपको? तो महाप्राण व्यंजन की परिभाषा क्या हुई? जिसके उच्चारण में अधिक वायु मुंह से बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। फोकस बनाए रखिए, फोकस नहीं हटना चाहिए आपका, अच्छी तरीके से बना रहना चाहिए, तभी आपके अच्छे से तैयारी होती रहेगी। क्लियर है आपको? तो ये वर्ण इस प्रकार हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए, तो अल्पप्राण में आपने देखा पहला और तीसरा और पांचवा। ठीक है, पांचवा, ये पांचवा हुआ, ये पहला हुआ, तीसरा, ये पांचवा। क, ग, इंग्या, है ना, का, गा, अंग्या। ऐसे ही आपका है चा, छा, इया, ट, ड, ड़, त, थ, द, न। तो कम वायु आपके अंदर से निकल रही है, इसलिए ये अल्प प्राण हो गए। महाप्राण में देखिए ख, घ, छ, झ, देखिए कितनी ज्यादा वायु आपके अंदर से निकल रही। बोल के देखिए, इनको समझिए। ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ये आपकी ज्यादा वायु बाहर निकल रही ना। य, र, ल, व, कम वायु निकल रही। श, श, सा, हा, तो आपकी ज्यादा वायु बाहर निकल रही है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आप बिल्कुल समझ गए ना। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 और आपका अंत्यस्थ व्यंजन। महाप्राण क्या हुआ? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और आपके ऊष्मीय व्यंजन। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आज आप रिवाइज करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे और पीडीएफ लेके 2 3 बार, एक बार जब आप रिवाइज कर लेंगे इन चीजों को, तो आपका कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। कभी भी अच्छे से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ जरूर लीजिए ताकि आपको तैयारी अच्छे से हो सके। पीडीएफ कैसे लेनी है? तो आपको गरिमा बैच से जुड़ना पड़ेगा। जो मुख्य सेविका गरिमा बैच है, उससे आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी मुख्य सेविका गरिमा बैच में। उससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर क्यूआर से हेल्प सर्च करें, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको मुख्य सेविका की वाकई में मेहनत से तैयारी करनी है, दिन रात लगातार लगा के पढ़ाई करनी है, आपने संकल्प लिया है कि 40,000 की नौकरी आपकी हो, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? 1 और 2। अब देखो अघोष व्यंजन के आगे क्या लिखा है? 1 और 2, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण तथा फा, श, सा को अघोष व्यंजन कहते हैं। क्लियर है आपको? और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, द्विगुण और द्विगुण व्यंजन तथा अंत्यस्थ व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो अघोष में क्या क्या आएगा आपका? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प,
फा, और आपका ये वाला सा और ये वाला सा और सा, तीनों सा आपके, और का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये सब किस में आएंगे? अघोष में आएंगे, जो पहला और दूसरा है ना। सघोष में क्या आएंगे? गा घा इंग्या, जा झा इया, डा ढा डा, दा धा ना, बा भा मा, या रा ला वा और हा, ये आपके सघोष में आएंगे। क्लियर है आपको? तो सघोष व्यंजन में कौन कौन आएंगे? 3 4 5। बोलिए, सघोष व्यंजन में कौन कौन आएंगे? 3 4 5। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन में आएगा, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष व्यंजन में आएगा। क्लियर है आपको? अब देखिए, आपने पूरा ये पढ़ लिया है, व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया है, और अब आपको पढ़ाया जाएगा कुछ प्रश्न आपके एमसीक्यू हैं, वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ बचेगा आपका इसमें तो मैं बाद में प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा। क्लियर है आपको? तो निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन है? बताइए, निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन है? पहले का का होगा या दा होगा या छा होगा या घा होगा? बताइए, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, का है या दा है या छा है या घा है? बताइए, तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा पहले का? तो सघोष अल्प प्राण आपका दा है। ठीक है, ये सघोष भी है और आपका अल्प प्राण भी है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? बताइए, निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? ए छा है, बी आ है, सी त्रा है, डी ग्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा और आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कराई जाएगी। इस बात की गारंटी है, आपको नंबर 1 का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपको 5-6 किताबें अच्छी आती हैं, उन अच्छी किताबों को बहुत ही उससे सार उनका निकाल कर आपको दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? बताइए, तो छा आ त्रा ज्ञा, बताइए कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, दूसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छत्रज्ञा तो आपका होता ही है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद है ना आपको? आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आपको पता होगा, देवनागरी लिपि में या खरोष्टी लिपि में या ब्राह्मी लिपि में या महाजनी लिपि में? बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आज का आपका प्रश्न है कमेंट बॉक्स के लिए इस वीडियो का, कि आपको आज कमल के 4 पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। कमल के 4 पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फिर से एक बार सुनिए, कमल के 4 पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। कई बार परीक्षाओं में कमल के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो ये आपको आने चाहिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस भाषा को लिखने का ढंग, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है या वर्ण कहलाता है या शब्द कहलाता है या वाक्य कहलाता है? बताइए, किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, लिपि कहलाता है। क्या? लिपि। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? बताइए, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? अक्षर है, वाक्य है, वर्ण है या भाषा है? बताइए, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो पांचवें का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ण। क्लियर है आपको? वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, पा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, जो पा वर्ण है आपका, उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है या तालु है या मूर्धा है या ओष्ठ है? बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? छठे का ABCD में पा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओष्ठ। पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। पा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं, बताइए स्पर्श व्यंजन क्या कितने होते हैं? 33 होते हैं या 25 होते हैं या 36 होते हैं या 4 होते हैं? बताइए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? आपका कचट तप, जो आपके का चा ट त प, जो 5 वर्ण है, 5 वर्ग हैं, इनके सभी व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हुई? 5 × 5 25।
7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ए आपका ग और घ, बी ऑप्शन ज और झा, या सी ऑप्शन ड और ढा, या डी ऑप्शन आपका पा और फा। बताइए कौन सा है। तो पहला ऑप्शन तो आपका का वर्ग में आता है, ये आपका कंठ से हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका चा वर्ग से आता है, ये तालु हो जाता है। चौथा ऑप्शन आपका पा वर्ग से आता है, तो ये आपका ओष्ठ हो जाता है। तो फिर बचता कौन है मूर्धन्य के लिए? आपका ऑप्शन सी। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है 8वें का, कि स्थान के उच्चारण का मूर्धन्य व्यंजन कौन हो जाएंगे? डा और ढा। क्लियर है आपको? फिर आपका 9वां क्वेश्चन आ जाता है, तो सी ऑप्शन आपका उसका सही है 8वें का। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? बताइए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपका ए ऑप्शन सही होगा क्या? अ और आ, या बी ऑप्शन क और गा, या सी ऑप्शन था और धा, या डी ऑप्शन फा और भा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं? तो 9 का आपका ऑप्शन बी सही है, का और गा होते हैं। क्लियर है? तो आज का आपका प्रश्न यही है कमेंट बॉक्स में कि कमल के पर्यायवाची आपको 4 लिखने हैं। क्लियर है आपको? कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। जीवन भर एक दृष्टि अपनी सही रखिए, अपना कंसंट्रेशन एकाग्रता बनाए रखिए, आप जीवन भर सफलता हासिल करते रहेंगे। दूसरों के प्रभाव में मत आइए, अपने एक नियम बनाइए और अपने नियमों को फॉलो करिए। जीवन में रूलिंग बहुत जरूरी है, नियमबद्ध तरीके से जीना बहुत जरूरी है। हर चीज का आपके जीवन में एक समय निश्चित होना चाहिए। इधर उधर समय देंगे दूसरों को, तो आप दूसरों का जीवन बना रहे होंगे, अपना बिगाड़ रहे होंगे। तो अपना जीवन के समय को अपने पर ही निवेशित करें। क्लियर है आपको? अपने हेल्थ के लिए निवेशित करें, अपनी शिक्षा के लिए निवेशित करें, अपने कैरियर के लिए निवेशित करें। जो चीज आपको फ्यूचर में सहायता करे उसी को अपना समय दें। इधर उधर अनर्गल अपना समय बर्बाद ना करें। क्लियर है आपको? तो 10वां है आपका क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं दूसरी क्लास में बता दूंगा। जब 2 अक्षर, ठीक है, एक आधा हो और एक वही पूरा हो, समान अक्षर हो, तो इसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो 2 अक्षर जब हो तो द्वितीय अक्षर, एक आधा हो एक पूरा, समान 2 अक्षर हो, एक आधा हो और एक पूरा हो, तो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन 10वें का दिल्ली। क्लियर है आपको? 10वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है आपका, यह आपका शा, सा और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? 11वें का बताइए उत्तर क्या होगा? प्रकंपी होगा, या स्पर्शी होगा, या संघर्षी होगा, या स्पर्श संघर्षी होगा? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, 11वें का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी। अगला प्रश्न है आपका, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए, मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत, या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, या तालव्य वर्ण के अंतर्गत? बताइए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, या तालव्य वर्ण? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यह आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। क्लियर है आपका? संयुक्त वर्ण आपके 4 होते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक आज खत्म हुआ व्यंजन। आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आज का आपका प्रश्न है कि कमल के पर्यायवाची 4, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो कमेंट जरूर करिएगा। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। अगर वाकई में आप ये नौकरी पाकर अपनी गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, तो जरूर जुड़िए इस बैच से। आपको 101% फायदा मिलेगा। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करिए। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स और जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके सिलेबस में
उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और पीडीएफ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, आप मोबाइल पर बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इतनी सब चीज़ें आपको मात्र 450 रुपये में प्राप्त हो जाएंगी। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करिए और वहाँ पर मैसेज करिए, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वाकई में आपने संकल्प लिया है सफल होने का और सफलता हासिल करने का, तो 450 रुपये में 40 से 45 हज़ार तक की नौकरी का सफर तय करिए। समझ रहे हैं आप? मात्र 450 रुपये में 450 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतने का तो आप रिचार्ज करा लेते होंगे। आपको एक नौकरी की तैयारी करनी है तो मेहनत से पढ़िए, लगन बनाए रखिए और निरंतर पढ़िए। आपको डेली पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे। कोई आपको याद दिलाने वाला होगा कि पढ़िए, अभी आपको क्या पढ़ना है, अब आपको क्या पढ़ना है। जब ये आप किसी से जुड़ते हैं तो वो आपको याद दिलाता है, आपको बताता है कि अब आपको क्या पढ़ना है अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो वो आपको फायदा जरूर मिलेगा। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करें या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मांग लें, ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का चैप्टर, जिसमें आपने हिंदी की तीसरी क्लास पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आपकी हिंदी की क्लासेस भी डेली चलती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आज जो आपका प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची चार कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।